कैसे आप सभी लोग। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विजन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डी स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है अब एग्ज़ाम की डेट अब दूर नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड निकलने लग गए हैं और बहुत स्टूडेंट्स के जो एडमिट कार्ड है ना, यानी कि जो एग्ज़ाम है, कब से स्टूडेंट्स बताइए। एग्ज़ाम कितने 18 दिसंबर से एग्ज़ाम है। 18 दिसंबर से एग्ज़ाम है। ये स्टूडेंट डेट आ गई है 18 दिसंबर से। बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखा एग्ज़ाम की डेट निश्चित है। और वो मैं देखा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में ट्रेड थ्योरी का 18 का है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप का कब का है स्टूडेंट्स, उनका 2 दिन बाद है। यानी कि किसका है, 20 तारीख को है वर्कशॉप का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान रखना CBT एग्ज़ाम दूर नहीं है। अब ध्यान रखना ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अपने तैयारी में आप लगे रहिए। ठीक है। और मेरे इस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस पड़ी हैं वर्कशॉप की भी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और ट्रेड थ्योरी की, और इन वीडियोस को आप देखिए। ठीक है ना। वो सभी की सभी वीडियोस किस बेस पर हैं, निमी के पैटर्न के बेस पर हैं, जो कि MCQ क्वेश्चन है। और उन्हीं में से क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो सब प्रीवियस ईयर के बेस पर ही बनाए गए क्वेश्चन है। हाल ही में सितंबर अक्टूबर एग्जाम में हुए थे, उसमें से भी स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चन उसमें से फंसे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कहता हूँ उन वीडियो को आप देखिए। ठीक स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। जय स्टूडेंट्स, बता दूं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या लिख रहा है, आप पढ़िए इसको। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यानी कि अपनी मंजिल को वही पाता है, अपनी मंजिल को वही पाता है जो क्या सच्चे दिल से मेहनत से अपने उसके लिए लगन के लिए कार्य करता है, उस मंजिल को पाता है। पंख से कुछ नहीं होता। जय ध्यान स्टूडेंट्स, आपको भीड़ भाड़ में नहीं चलना है। यानी कि आपको क्या है, ड्रामा और धोखाबाजी खड़ी नहीं करनी। बस आपको क्या है, हौसलों से अपनी उड़ान भरनी है, ताकि आप उस अपने लक्ष्य को, गोल को प्राप्त कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका सीरीज नंबर, जो पार्ट स्टूडेंट 6 रहने वाला है। सी नंबर पार्ट 6 रहने वाला है। ठीक है ना। 6 या 5 होगा स्टूडेंट्स, आप देख लेना। ठीक है ना। और ये किसका है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए है। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं फर्स्ट ईयर के पार्ट नहीं करा रहा क्योंकि उनके एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम किन किन के हैं, जो जिन स्टूडेंट्स ने 2019 में एडमिशन लिया था उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट ने 2020 में एडमिशन लिया था उनका फर्स्ट ईयर का ट्रेड है। जैसे कि कौन सा, वेल्डर, प्लम्बर, ठीक है ना, मैकेनिस्ट, जो 1 साल के स्टूडेंट उनका एग्जाम है। इसलिए सेकंड ईयर ग्रेड के स्टूडेंट्स अभी एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन सीरीज है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए चलाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है स्टूडेंट, जो आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हो उसमें जो ईंधन प्रचुर मात्रा में किसके लिए उपलब्ध है, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी गैस का तेल, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कोल। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमारे जो भारत में ना सबसे ज़्यादा कौन से पावर स्टेशन है, कौन से हैं, थर्मल पावर स्टेशन है। किन से, थर्मल पावर स्टेशन। सबसे ज़्यादा यही पावर स्टेशन पाए जाते हैं जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इनकी इफिशियंसी जो होती है थर्मल पावर स्टेशन की 33 से 35% होती है बस। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप जानते हो डीजल पावर प्लांट भी होते हैं, गैस ऑयल पावर प्लांट भी होता है, पेट्रोल पावर प्लांट भी होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, यानी कि कन्वेंशनल पावर जनरेशन कौन सा है। ऑप्शन ए पवन शक्ति उत्पादन, ऑप्शन बी ज्वारीय शक्ति उत्पादन, ऑप्शन सी सौर शक्ति उत्पादन, ऑप्शन डी ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, थर्मल पावर जनरेशन। ये कौन से सोर्स हैं, कौन सोर्स हैं स्टूडेंट्स, ये कॉन्वेंशनल सोर्स हैं। ठीक है ना। और नॉन कन्वेंशनल कौन होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जैसे आपका ज्वारीय हो गया, पवन हो गया और सौर शक्ति होते हैं। जी क्या है, कौन से स्टूडेंट्स, जी नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गैर परंपरागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो सौर सेल बनाए जाते हैं ना उसमें किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये सेमीकंडक्टर डायोड होता है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर डायोड। जितनी भी आईसी होती है ना, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किससे बनी होती हैं, इन सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं, इन अर्धचालकों से बनी होती हैं। ठीक है, और कॉपर क्या है आपका, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना।
और जब क्या फास्फोरस, क्या फास्फोरस का यूज़ कहाँ होता है स्टूडेंट्स, जो माचिस की तिल्ली होती है ना, माचिस की तिल्ली, उस पर क्या लगाता है, फास्फोरस लगा होता है। और डिब्बी जो होती है, डिब्बी माचिस की डिब्बी, इस पर क्या होता है, जो आपने देखा होगा क्रॉस क्रॉस से बने होते हैं, जैसे आप माचिस की तिल्ली जलाते हो, उस पर लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा स्टूडेंट्स, लाल फास्फोरस का। स्टूडेंट्स जिसका ये लाल फास्फोरस वाला क्वेश्चन है ना, अभी ये पॉलीटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये कह रहा है परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त सामग्री। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ये तो हो नहीं सकता स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये एक सेमीकंडक्टर। ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी कैडमियम। ठीक स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी थोरियम। थोरियम और यूरेनियम, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है किसमें, परमाणु के नाभिक विखंडन में। ठीक है, इनके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं यूरेनियम और थोरियम की, इनकी बमबारी की जाती है। ठीक है, बमबारी की जाती है प्लेट पर, यानी कि प्लेट पर, उसमें क्या है, नाभिक विखंडन की क्रिया उत्पन्न होती है। बहुत सारी उसमें गैसेज निकलती हैं, जो कि मनुष्य के लिए, जो मनुष्य कार्य करते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जैसे क्या हो, नाक कवच और बहुत सारे कवच पहन के रहते हैं, पीपीटी किट। ठीक है स्टूडेंट्स, किस में, नाभिक के रिएक्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कहता है, इसमें जो फोटो नहीं है, ये फोटो है, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का प्रयोग क्या कहाँ होता है, फोटोवोल्टिक सेल बनाने में होता है। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जर्मेनियम भी क्या है, एक सेमी कंडक्टर का गुण दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अभी स्टूडेंट्स मैंने इसका आंसर आपको बताया था। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी स्टीम, ऑप्शन डी डीजल। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, यानी कि एनर्जी का नेचुरल सोर्स कौन सा है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, सर सूर्य। सन क्या है, एक नेचुरल सोर्स है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, बायोगैस क्या है, इसमें मिथेन होती है CH4, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कोयला आप जानते हो इसका प्रयोग कहाँ होता है, कौन सा कहाँ होता है, थर्मल पावर स्टेशन में होता है। ठीक है, और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है स्टूडेंट्स, बताइए, एंथ्रासाइट होता है। कौन सा, एंथ्रासाइट। इसमें 98% कोयले की मात्रा पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स का नाम क्या है। जी स्टूडेंट्स, ये पूछा है जो एक्स का जो भाग है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैन स्टॉक, ऑप्शन बी सर्च टैंक, ऑप्शन सी बाल्ब हाउस, ऑप्शन डी बिजली घर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं, सर्ज टैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो पाइप है ना, ये पाइप आपको दिख रही है, इसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, पैन स्टॉक। क्या बोलोगे, पैन स्टॉक। इन पाइप के द्वारा क्या होता है, पानी नीचे टरबाइन पर टकराता है, और टरबाइन क्या पहिए, वो जो पंखड़ी होती है वो घूमती हैं यहाँ पे आके, और पंखड़ी से क्या कनेक्ट रहता है, जनरेटर। जनरेटर से क्या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता है जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, जब ये पानी यहाँ पे ऊंचाई पर स्थिर है ना, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी भैया, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भैया। अच्छा, अब ये पानी जब पेन स्टॉक की सहायता से नीचे की तरफ फ्लो होता है, तब कौन सी ऊर्जा बनती है, तो बोल दोगे सर आप, तब होगी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्यों होगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। वी वेलोसिटी के वेग से नीचे की ओर प्रवाहित होता है पानी। जबकि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब पानी ऊपर स्थित होता है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्थितिज ऊर्जा का, क्या होता है, mgh, यानी कि h हाइट पर कोई पदार्थ ऊपर विद्यमान है, और उसका क्या है, g गुरुत्व है, m क्या है उसका वाटर का अपना कितने ग्राम में, कितने लीटर में पानी है। तो ध्यान रखना, ठहरे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है स्टूडेंट्स, स्थितिज ऊर्जा, और बहते हुए पानी में कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ठीक है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन सी सनरेज, ऑप्शन सी संग्रहित पानी, ऑप्शन डी चूड़ित कोयला। तो राइट आंसर क्या होगा, अभी बताया था, ऑप्शन नंबर बी। जितने कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, जैसे कि बायोगैस, सूर्य, ये सब क्या होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं। ठीक है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। ठीक है, जो नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन सब स्टेशन होते हैं उनका मुख्य नुकसान क्या होता है। ऑप्शन ए कम दक्षता, ऑप्शन बी नो कॉन्स्टेंट जनरेशन, ऑप्शन सी केवल कम भार का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन डी भारी भार संचालित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इनकी क्या होती है स्टूडेंट्स, पुअर इफिशियंसी होती है यानी कम दक्षता, इसलिए इनका सबसे महत्वपूर्ण नुकसान यही होता है। जैसे कि कौन, पवन चक्की हो गया, बायोगैस हो गया, ठीक है ना, नेचुरल सोर्स सन एनर्जी हो गई, इनकी क्या है पुअर इफिशियंसी होती है इन सब स्टेशन की, यानी कि पावर जनरेशन की, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कौन सी शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि प्लांट की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें क्या होगा, क्या जो पावर का जो कंट्रोलिंग होता है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, भारी पानी का करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, जो न्यूटन की बमबारी की जाती है तो उनकी गति को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भारी पानी का, यानी कि इसको कहते हैं मंदक। भारी पानी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मंदक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की जो क्रियाएं होती हैं उनको कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। ऑप्शन ए एक्साइटर यूनिट, ऑप्शन बी टरबाइन कंट्रोलर, ऑप्शन सी चोपर कंट्रोलर, ऑप्शन डी लाइन कंट्रोलर यूनिट। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टरबाइन कंट्रोलर। ये क्या करती है, हवा की जो फ्लोइंग मोशन है उसको महसूस करती है। कौन, टरबाइन कंट्रोलर करता है, किसमें, पवन ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पवन ऊर्जा उत्पादन किसे कहते हैं, मैं बता देता हूँ। मान लो आपका ये क्या है, एक पोल है, इस पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पंखड़ी लगी होती हैं आपकी, ठीक है, और ये क्या करती हैं, पंखड़ी आपस में रोटेट करती हैं हवा की वजह से, और यहाँ पे क्या कनेक्ट रहती है साफ्ट, किससे, किससे स्टूडेंट्स, जनरेटर से। तो यहाँ पे साफ्ट घूमती है और यहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस कर देते हैं और इसको वायर की सहायता से इसको हम फ्लो करा देते हैं। इसको बोलते हैं पवन ऊर्जा का उत्पादन, यानी पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकी क्या होता है स्टूडेंट्स, कौन गति, इसकी हवाई गति को कौन महसूस करता है, ध्यान रखना, टरबाइन कंट्रोलर। और स्टूडेंट्स ये पवन ऊर्जा सब स्टेशन वहाँ प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर क्या है, पहाड़ी इलाके हों। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 कहता है ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कपलान टरबाइन, ऑप्शन बी इम्पल्स टरबाइन, ऑप्शन सी फ्रांसिस टरबाइन, ऑप्शन डी रिएक्शन टरबाइन। तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इम्पल्स टरबाइन। ऊंचे हेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो ऐसे कि आपका पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना, सतलज जल विद्युत उत्पादन नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है ना, डैम, जहाँ डैम होता है ऊंचे ऊंचे, वहाँ पे इन टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और ये बहुत ऊंचे ऊंचे हेड होते हैं, ठीक है ना, दम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पावर प्लांट है स्टूडेंट, हाइडल बोलते हैं उनको। तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, पानी जितनी ऊंचाई पर होगा उसी के हिसाब से ना टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ऊंचे हेड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इम्पल्स टरबाइन का, और लो और मीडियम हेड के लिए किसका करेंगे, कपलान का और फ्रांसिस टरबाइन का। तो ऊंचे हेड के लिए इम्पल्स टरबाइन, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कहता है पन बिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का कार्य क्या है। देख लो स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था आपको पेन स्टॉक का काम क्या होता है, यानी कि जो पाइप होती हैं ऐसे ऐसे पानी ले जाती हैं, वो काम क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन ए बांध तक पानी पहुँचता है, ऑप्शन बी टरबाइन तक पानी पहुँचता है, ठीक है, ऑप्शन सी बिजली उपयोग कर सकते हैं घर से दूर पानी ले जाता है, ऑप्शन डी जलाशय यानी कि रिजर्वायर में अधिशेष पानी का निर्वहन करता है। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी बताया था ये पानी इस पाइप से होकर जाता है और टरबाइन के ब्लेड पे पड़ता है, तो काम क्या होता है इसका, टरबाइन तक पानी पहुंचता है किससे, वी स्क्वायर वेग से, यानी कि बहुत 2 गुने वेग से। तभी उसके ब्लेड घूमेंगे बहुत स्पीड से, ऐसे स्पीड से, और जिससे आपका जनरेटर घूम जाएगा और वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 15 कहता है स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है, यानी जो बॉयलर प्रयोग किए जाते हैं किस में, थर्मल पावर स्टेशन में और स्टीम पावर स्टेशन में, उनके बॉयलर का प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन ए भाप को अधिक गर्म करता है, ऑप्शन बी गर्म पानी को और हवा को देते हैं, ऑप्शन सी पानी को भाप में बदल देता है, ऑप्शन डी जले हुए ईंधन से गर्मी को मुक्त करता है।
ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है, पानी को भाप में बदल देता है। कौन, बॉयलर। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से पावर स्टेशन में, स्टीम पावर स्टेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस प्रकार का बिजली प्लांट अधिक कुशल है। तो बताओ स्टूडेंट, सबसे जो मोर इफिशियंट प्लांट है वो कौन सा है, डीजल, स्टीम, हाइड्रो, न्यूक्लियर। तो बताओ 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या सबसे अधिक कुशल है, कौन सा, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, बाकी सबकी ये कम कुशल है इसकी अपेक्षा। ठीक है, इसमें क्या है, जो स्टूडेंट मेन चीज़ देखी जाती है इनकी प्लांटों की, क्या कॉस्ट, इनकी इनिशियल कॉस्ट कैसी है, फिक्स कॉस्ट कैसी है, आगे रनिंग कॉस्ट कैसी रहेगी, उसी के हिसाब से इनको कुशल और कम कुशल के अलग अलग रूप में विभक्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ यानी कंट्रोलिंग रॉड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, नियंत्रक यानी कंट्रोलिंग रॉड में किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और थोरियम आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, ये नाभिक के विखंडन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि थोरियम की, यूरेनियम की, इनकी क्या की जाती है, बमबारी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया क्वेश्चन। अच्छा, ग्रेफाइट का प्रयोग क्या, ग्रेफाइट क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप, जो पेंसिल की लीड होती है ना उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और जो टंगस्टन होता है इसका कहाँ प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, ये भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपको पता है टंगस्टन। ठीक है ना, क्या टंगस्टन। और ये आपकी बिजली के जो बल्ब प्रयोग हो जाते हैं, फिलामेंट, जो फिलामेंट बिजली के बल्ब में जो प्रयोग होता है फिलामेंट, उसको बोलते हैं टंगस्टन। देखा होगा चांदी से कलर में छोटे छोटे तारों से बना होता है, उसको बोलते हैं आप टंगस्टन। इसका स्टूडेंट टंगस्टन का हाई टेम्परेचर कितना होता है बताइए, 2700 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। ठीक है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बता देता हूँ आपको, बिजली यानी कि डीजल पावर जनरेशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ऑप्शन सी पवन चक्की बिजली उत्पादन, ऑप्शन डी हाइड्रो पावर प्लांट। तो मैंने बताया था आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, पवन चक्की बिजली उत्पादन। ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कहता है जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है, यानी कि बायोमास रेजिड्यूज कौन सा है। ऑप्शन ए स्लरी, ऑप्शन बी जैव ईंधन, ऑप्शन सी खाद, ऑप्शन डी बायोगैस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्लरी। ये क्या है, अवशेष है, बायो जैव द्रव्यमान का क्या है, अवशेष होता है, क्या, स्लरी। जो बाद में स्लरी निकलती हैं यानी वो अवशेष ही होती हैं, वो क्या कहती हैं, बायोमास की। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। मुख्य घटक किसका योगदान होता है, मीथेन गैस इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये मॉडल नंबर आपका यहाँ से 2 चालू हो गया है, पावर जनरेशन एंड सब स्टेशन का। इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ठीक है, कहता है ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। ऑप्शन ए ACSR कंडक्टर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी गैल्वेनाइज्ड आयरन, ऑप्शन डी हार्ड ड्राउन कॉपर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट ओवरहेड लाइनों पर, ACSR चालक का। अभी मैं ACSR की आपकी फुल फॉर्म बताऊंगा। अभी इस टॉपिक से स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखा स्टूडेंट्स, आपने जो 11 kV की लाइन होती है ना आपके घर के आसपास से होकर जाती खंभों में, देखा होगा आपने, एक यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है ऐसे टोपी सा, और एक क्रॉस आर्म जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा होता है और बिजली के तार ऐसे खिंच रहे होते हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ। फिर आगे यहाँ पे फिर एक खंभा होता है, पिलर। ठीक है, फिर इस पर क्रॉस आर्म लगा देते हैं एक। ठीक, इनसे तारों से होकर लेके चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन चलती चली जाती है। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस आर्म। और इसका क्रॉस आर्म का नाम क्या है, इसको बोलते हैं वी क्रॉस आर्म। ये कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए लाइन कंडक्टरों को सहारता है, ऑप्शन बी ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ता है, ऑप्शन सी कंडक्टरों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचाया जाता है, ऑप्शन डी सहारे के बीच कंडक्टर शिथिलता को कम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर को क्या है, जकड़ लेता है, यानी कि उनको पकड़ के रखता है। कौन, बी क्रॉस आर्म। देखो यहाँ पे इंसुलेटर है, ठीक है ना, और इसका कितने केवी तक का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, 11 से 33 kV।
में इनका प्रयोग कर लेते हैं, वी क्रॉस आर्म का। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन पे कौन से इंसुलेटर लगे होते हैं, पिन इंसुलेटर। कौन से, पिन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कहता है एच टी, एच टी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हाई टेंसाइल, हाई टेंसाइल, हाई टेंसाइल ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरे पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो लास्ट वाला जो पिलर होता है आपका, ये इन पे कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है, ये लाइन आ रही है आपकी, जो लास्ट पिलर में जो इंसुलेटर होगा उसका नाम क्या है, पिन, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी स्टे, ऑप्शन डी पोस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, डिस्क इंसुलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। बताइए स्टूडेंट, जो आप एसी जो आपने देखा होगा, बिजली के खंभे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, इन पे एसी का जब ट्रांसमिशन होता है उसका क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए कोरोना नुकसान नगण्य होता है, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन लाइनों पर तनाव न्यूनतम रहता है, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन डी वोल्टेज का स्टेप अप कर सकते हैं और आसानी से स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, वोल्टेज को आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, किसमें, एसी पावर ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, यदि डीसी होती तो वहाँ के लिए क्या स्टूडेंट्स, रनिंग और फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो जाती, और डीसी पे मुख्य नुकसान ये है उसमें लॉसेस का मान भी ज़्यादा हो सकता था, बहुत सारी बैटरी सोलर प्लेट का निर्माण करने में लागत भी बहुत अधिक होती, इसलिए डीसी का ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। एसी का ट्रांसमिशन इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ वोल्टेज को आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, और लॉसेज में उसमें न्यूनतम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ACSR, देख लो स्टूडेंट्स, ACSR का मतलब क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ उसका। ACSR के फुल फॉर्म याद रखना आप, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, स्टील रेनफोर्स्ड, यानी किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3+। ठीक है, स्टील का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम प्लस थोड़ी सी मात्रा में इसमें स्टील रहता है। रीइंफोर्स्ड का मतलब क्या है, ये बारिश के रूप में उसको क्या है, बारिश से ज़्यादा भिगोता नहीं है, यानी कंडक्टर पूर्ण रूप से बना रहता है, इस पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंधी तेज तूफान किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए ACSR का कहाँ प्रयोग किया जाता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है ना, दिस इज ए गुड कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, फुल फॉर्म याद रखना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 6 कहता है OH, OH का मतलब जानते हो स्टूडेंट्स, ओवर हेड। ठीक है, ओवर हेड लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन वही आ गया जे, तो राइट आंसर क्या होगा, ये करता है इंसुलेटर को पकड़े हुए कंडक्टर को किधर से जकड़ता है, यानी कि जो पिन इंसुलेटर होते हैं इसमें, इनको क्या जकड़ रखता है और विद कंडक्टर के साथ चालकों को भी पकड़ के रखता है। ठीक है ना, कौन, क्रॉस आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 कहता है भूमिगत केबल, यानी कि स्टूडेंट जो जमीन में केबल चलती हैं, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन, यानी कि जो खेतों में जो पिलर खड़े होते हैं उनमें जो वायर जा रहे होते हैं, लाइनों का क्या फ़ायदा है। यानी कि भूमिगत केबल ट्रांसमिशन से ओवरहेड लाइन का ट्रांसमिट करने का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक सुरक्षा अधिक है, ऑप्शन बी, दोस्त आसानी से पता लगा सकते हैं, ऑप्शन सी, संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऑप्शन डी, त्वरित निरावेश से खतरों के लिए विश्वसनीय नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दोस्त को आसानी से पता कर सकते हैं, किसमें, ओवरहेड लाइन में, भूमिगत लाइन की अपेक्षा। भूमिगत लाइन में स्टूडेंट आपको माता है, मान लो ये ज़मीन है, इसके अंदर एक ये केबल जा रही है बहुत बड़ी, ठीक है ना, देखो आपने बहुत ही हैवी केबल होती है, इसमें से कंडक्टर निकल रहे हैं। अब मान लो किसी कारणवश फॉल्ट हो गया, कहीं तार यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आप कैसे चेक करोगे, आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा, कौन सा, मुर्रे लूप टेस्ट, मुर्रे लूप टेस्ट। ठीक है ना, आप ज़मीन को खोदोगे, बहुत सारा खर्चा आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसलिए इसका टेस्ट यानी कि फॉल्ट देखना कठिन है, किसकी अपेक्षा, ओवरहेड लाइन की अपेक्षा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 कहता है ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज होते हैं ये, ठीक है ना, उसको आपूर्ति वोल्टेज में कैसे ले जाया जाता है, उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में कैसे ले जाया जाता है, मोबाइल सब स्टेशन द्वारा। बताइए, मोबाइल स्टेशन द्वारा ये तो होगा नहीं स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी, माइनिंग, गलत, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, सेकेंडरी सब स्टेशन से। बताइए, सेकेंडरी सब स्टेशन से ले जाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन।
इसी से तो ले जाते हो स्टूडेंट्स। जिन मान लो ये बिजली घर है, 11 kV का यहाँ से बिजली का उत्पादन हो रहा है, फिर क्या इसको कहाँ लाओगे, फीड कहाँ पर लाओगे, सेकेंडरी सब स्टेशन पे लाओगे। फर्स्ट से आया सेकेंडरी पे आया, इसको ट्रांसमिट करोगे, फिर कहाँ तक जाएगा, फीडर में बट जाएगा, ठीक है ना। फीडर पे आने के बाद इनको उपभोक्ता की घर के मतलब यानी कि 240 वोल्ट तक की सप्लाई इनको प्रदान कर देते हैं अलग अलग, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 कहता है यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाए, यानी कि जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं ओवरहेड लाइन में वो क्षतिग्रस्त हो जाए यानी कि बेकार हो जाएं, फट जाएं, तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा। स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा। ऑप्शन ए पूरा तार बेकार हो जाता है, ऑप्शन बी कोई भी प्रभाव नहीं सामान्य रूप से संचालित होता, ऑप्शन सी केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी, ऑप्शन डी समीपवर्ती इंसुलेटर और आसन्न इंसुलेटर कार्य भी नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मान लो जी आपका एक टावर है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है एसी का ट्रांसमिशन हो रहा है, एसी का ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। ये तो टावर है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या इंसुलेटर लगे हुए हैं दोनों तरफ, और ये स्टूडेंट ये इंसुलेटर कैसे होते हैं, डिस्क टाइप होते हैं ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो इसमें से एक डिस्क नीचे वाली ख़राब हो गई, तो ये तो सही चलेंगे ना, यहाँ से लाइन होके जा रही है, इन पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी होगा, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी, वो बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जोड़ों को बांधने वाले एल्यूमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जाए। यानी कि जो जोड़ों पर एल्यूमिनियम कंडक्टर हम क्रोड से उसको बांधते हैं कंडक्टरों को, उनमें स्पार्किंग होती है, उनको कैसे रोकोगे। बांधने वाले घुमावों को पास पास रखना, ठीक है, बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना, कंडक्टरों के नीचे गाढ़ तारों का प्रदान करना, ऑप्शन डी एक से अधिक बंधन प्रदान करना। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, ऑप्शन नंबर बी, बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना, यानी कि उनको कस के एक बार बांध दिया यानी क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, उनको ढंग से एक बार में ही बांध दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बस इसमें कुछ नहीं है, बस वायर को क्या बांधना है, क्रोड को आपको क्या बांधना है स्पार्किंग से बचने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है OH यानी कि ओवरहेड कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है। समझ में आया स्टूडेंट्स कहना क्या चाहता है, यानी कि जो ओवरहेड लाइन जो ट्रांसमिशन हो रही है ना, और जो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो देखो ये डाया ए, ये क्या है छोटा है, बहुत छोटा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा किसका, स्किन इफेक्ट का, त्वचा इफेक्ट का। ऑप्शन ए नगण्य हो जाता है, ऑप्शन बी अधिकतम तक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी कोई असर नहीं वही रहता है, ऑप्शन डी क्या मान आधा घट जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या नगण्य हो जाता है, ठीक है ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाहे व्यास छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन सीरीज का स्टूडेंट क्या है द एंड होता है यहीं पे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन सीरीज का यहीं द एंड होता है। मिलते हैं हम अब अगली नेक्स्ट क्लासेस में। स्टूडेंट मैं बता दूं आपके यहाँ पे मुश्किल से 3 से 4 वीडियोज़ रह गई हैं टॉपिक वाइज, आप इन वीडियोज़ को पर 2-2 3-3 बार देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बता दूं ये क्वेश्चन बार बार यही आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है ना, और अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्योंकि निमी के क्वेश्चन है और निमी इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन अलग से आएंगे, ऐसी बात नहीं है सब सेम रहे, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को ढंग से करके जाइए, क्योंकि आपको ट्रेड थ्योरी आपका मेन सब्जेक्ट होता है अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलता हूँ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।